नमस्कार, इटनॉ स्वदेश पे मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा आज भारतीय बाजार में हुआ क्या अब तक और अगले 3 घंटे के लिए आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आज का ट्रेड देखिए बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। सुबह जब मैं शो को छोड़ के गया था तो हम देख रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर थे। अब जब मैं शो को शुरू कर रहा हूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कमोबेश कह सकते हैं कि दिन के निचले स्तर पे, खासतौर पे मैं निफ्टी बैंक के बारे में तो बात कह सकता हूँ। सबसे पहले आप निफ्टी देखिए, निफ्टी का आज का जो हाई है ना 21,408 का है और आज का लो जो है ना 21,137 का है। निफ्टी बैंक का हाई लो देखिए आज का ट्रेड में, फिर आप समझेंगे कि बाजार में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक का आज का जो हाई है 45,485 का है और लो जो है 44,489 का है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि वापस से दिन के निचले स्तर के पास निफ्टी बैंक पहुंच रहा है आज के ट्रेड में। एक अच्छी मजबूती, उसके बाद गिरावट। जब सुबह शो में हम चर्चा कर रहे थे तो यही बात हुई थी कि बहुत तेज़ी आए तो प्रॉफिट बुक के निकलिए, ऊपर जाते एक बार बिकवाली कीजिए, बहुत तेज़ी पे खुश मत होइए, गिरावट पर थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। सुबह भी हमने यही नारा दिया था, यही लाइन स्वदेश का था कि बाज़ार में खरीदारी में जल्दीबाजी आपको नहीं करनी। जैसे ही आपको वो मिले प्लेट फिर से एक बार दिखा दीजिएगा। अब कुछ स्टॉक्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स देखिए। मिड कैप इंडेक्स में आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा ठहराव देखने को मिला। हालांकि अगर आपका लार्ज कैप स्टॉक इंडेक्स टूटेगा तो कहीं ना कहीं मिड कैप में भी थोड़ा दबाव मिलेगा। अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मिड कैप इंडेक्स बाजी मान रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स वापस से दिख रहे हैं आज के ट्रेड में लाल निशान में। अभी के समय में आप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें इस बाजार में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। फटाफट कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। सुबह एक स्टॉक्स की चर्चा हुई थी, IFCI, करीब 17% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स की मैंने बात की थी सुबह में, उस समय 7% की तेजी थी, अब ये 20% के सर्किट पर लॉक्ड है। IFCI भी 20% के सर्किट पे। ये सुबह ये दोनों शेयर खड़ा सौदा में चर्चा की गई थी, दोनों शेयर में 20% का सर्किट लग चुका है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक देखिए, KI इंडस्ट्रीज, IDBI बैंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडस टावर एक शेयर देखिए, वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जो बहुत पीटे हैं ना उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। उसमें एक REC देखिए, एक बड़ी तेजी के बाद काफ़ी जोरदार पिटाई कल के ट्रेड में देखने को मिली, आज वापस से थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। वंडरला हॉलीडे जैसे स्टॉक्स है जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनियों के शेयरों में हमने कल भी देखा था काफ़ी पिटाई हुई थी, उसमें थोड़ी सी रिकवरी है। उसमें एक इंजीनियर्स इंडिया का शेयर देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली है। ब्लू स्टार, JK टायर जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी है। बजट से पहले एक सेक्टर और है जहाँ आज कम से कम तेज़ी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ये तेज़ी कितनी सस्टेन करेगी ये कहना थोड़ा भी मुश्किल है। वो सेक्टर फर्टिलाइज़र है, चंबल फर्टिलाइज़र, मद्रास फर्टिलाइज़र, GNFC। जिस स्टॉक्स के नाम के आखिर में फर्टिलाइज़र लगा हुआ है ना उसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मद्रास नीचे आएगा, GNFC का दिखाइए चार्ट में, उसमें थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये है कमोबेश ट्रेंड की। ठीक है, दिग्गजों में खरीदारी, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगले 3 घंटे का क्या ट्रेड होना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ 5पैसा.com के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाजार में कि आज दोनों खुश हैं, तेजी करने वाले भी, मंदी करने वाले, और कह सकते हैं दोनों दुखी भी होंगे क्योंकि दोनों के स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो रहे होंगे। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये लग नहीं रहा है कि बाजार ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। रिकवर तो हो रहा है लेकिन फिर नीचे आ जा रहा है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ये सीधे तौर पर संकेत दिखा रहा है कि उसमें जान नहीं है। क्या मैं सही हूँ? मनीष, मार्केट्स की ऐसी वॉलेटिलिटी में अगर आप सही साइड में है तो ही आप कुछ रह सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉसेस ट्रिगर भी होता है ऐसे मार्केट्स वॉलेटिलिटी में। बट जैसे आपने कहा कि मार्केट्स के पुल बैक मूव में वीकनेस क्लियरली देखी जा रही है और इसका मेन कारण है कि डेटा लास्ट एक हफ्ते से नेगेटिव है। जो HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए थे पिछले हफ्ते, उसके बाद FIIs ने कैश मार्केट में काफी एग्रेसिवली सेलिंग की है। और सिर्फ कैश मार्केट में ही नहीं बल्कि उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। मुझे याद है HDFC बैंक के रिजल्ट्स के आने के पहले जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था निफ्टी, तब उनकी 64% पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे थी इंडेक्स फ्यूचर्स में। बट उन्होंने उनका जब व्यू चेंज हुआ तो शॉर्ट फॉर्मेशंस की, और अब उनकी पोजीशंस देखें तो लगभग सिर्फ 45% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे, यानी अब ज्यादा उनके शॉर्ट सिस्टम में 55% पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे।
तो ये जब भी कॉम्बिनेशन होता है कि एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और उसके साथ साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा हमारे मार्केट्स में करेक्टिव फेजेस लेके आता है, और इसीलिए ये लास्ट 2-3 दिन के जो हम करेक्शन देख रहे हैं वो मेन रीजन यही है। तो फिलहाल तो अब डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है। तो जो पुल बैक मूव्स हम देख रहे हैं कि ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को भी यही है कि ये समय नहीं है कि बहुत एग्रेसिव होने का, बेटर है कि थोड़ा लाइट रहिए, ट्रेडिंग करिए, जहां पे अच्छा मुनाफा हो रहा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग पे भी ध्यान दीजिए। आई थिंक एक करेक्टिव फेज है मार्केट्स के लिए, जो और शॉर्ट टर्म में नो आप सिमिलर ऐसे ही फेज हायर वॉलेटिलिटी पुल बैक मूव्स पे सेलिंग प्रेशर, आई थिंक ये फेज आगे चल के और शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहेगा। तो ये सीधे तौर पे जब ऐसा बाजार आपको लग रहा है कि थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने के लिए, तो कुछ शेयर आप बताइए जिसमें कि ट्रेड करने के मौके बन रहे हैं। ये तो दो ट्रेड्स है, नो एक सेल साइड एक बाय साइड में है। मार्केट्स दोनों तरफ के मूव हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। पहले सेल साइड के ट्रेड की चर्चा करो तो इंडिया सीमेंट में शॉर्ट पोजीशंस बनाने जैसा लग रहा है, क्योंकि कल के सेशन में इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज सपोर्ट था वो ये स्टॉक में ब्रेक हुआ है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग हुई है। तो इंडिया सीमेंट यहाँ पे 245 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, 220 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। और फार्मा ही आई थिंक एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप रिलेटिवली अगर कुछ खरीदारी करने के लिए देख रहे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं उसका ज्यादा असर फार्मा स्पेस में नहीं पड़ा है। आपको थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस भी कहा जाता है जो वॉलेटाइल टाइम्स में यूजुअली प्रोटेक्शन देता है। तो अल्केम लैब फार्मा स्पेस में चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, पर जैसे प्राइस अप मूव में वॉल्यूम देखे गए थे वैसे करेक्शन में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और आपको डाउन साइड काफी लिमिटेड रहेगा। तो अभी 4920 के आसपास चल रहा है, 4760 के स्टॉप लॉस से ये खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप 5100 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैमले में खरीदारी करने की सलाह 5100 रुपये तक का लक्ष्य होगा, 4760 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। एक और शेयर जिसमें बिकवाली करने की सलाह इंडिया सीमेंट, उनको लगता है दबाव देखने को मिल सकता है, रुचित को 220 का टारगेट होगा, 245 का स्टॉपस लगाना। फटाफट कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं रुचित, और फटाफट अंदाज में आप बताते भी। इसमें पहला शेयर देखिए स्ट्राइड्स फार्मा, आज थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, चूँकि आपने भी अल्केन लैब की बात की बतौर डिफेंसिव प्ले। स्ट्राइड्स फार्मा में जिस तरीके से थोड़ी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली है, 3-3.5% की, और लगातार मजबूत खुला और उसको सस्टेन कर रहा है आराम से, क्या राय होगी इस पर? मैं थोड़ा पोजिशनल चार्ट भी देखूं तो दिसंबर के शुरुआत से ये तेजी स्ट्राइड्स में स्टार्ट हुई थी, जब ये स्टॉक 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो दिसंबर महीने में ही 500 वाला 750 के आसपास तक गया और उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे। अब 750 से प्राइस वाइज थोड़ा करेक्शन आया, बट वॉल्यूम्स इतने सेलिंग के टाइम पे नहीं है जैसे बाइंग के टाइम पे वॉल्यूम्स थे। आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर शॉर्ट टर्म का व्यू रखे, 630 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक में बना हुआ है, तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक पोजीशंस है तो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग भी करना है तो कर सकते हैं, 620 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें। तो 20 के स्टॉप लॉस के साथ आप नई खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। एक शेयर देखिए जिसमें कि अभी तेजी बढ़ती हुई दिख रही है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा है और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा है। मैं मिश्र धातु की बात कर रहा हूँ, करीब करीब 10% की मजबूती देखने को मिल रही है, वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिल रही है, और कहीं भी आज के ट्रेड में कम से कम एक बार भी जो है ना कह सकते हैं बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग के संकेत देखने को नहीं मिले। मजबूत खुला, फिर फ्लो में रहा, फिर खरीदारी बढ़ती हुई दिख रही है। और अब जबकि बाजार में गिरावट है, ये शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। इस बाजार में तमाम ऐसे स्टॉक्स जिसमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है, मजबूती थोड़ी देखने को मिल रही है चार्ट पे, उसमें कहीं ना कहीं एग्रेसिव थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिसको ट्रेड करना है तेजी के वो तो करेगा ही करेगा। 10% की मजबूती होती हुई दिख रही है। क्या राय होगी मिश्र धातु पे आपकी? ये क्लियर साइंस है कि ऐसे मार्केट में भी अगर स्टॉक 10% ऊपर है तो बाइंग इंटरेस्ट काफी है स्ट्रॉन्ग में। और अगर आप देखेंगे तो पीएसयू स्पेस में जैसे मूव हमने पिछले कुछ दिनों में देखे, तो रिलेटिवली ये स्टॉक इतना नहीं भागा है दूसरे स्टॉक से कंपेरेटिवली। तो हो सकता है कि थोड़ा टर्निंग भी देखने मिले कि जहाँ पे जो स्टॉक्स ऑलरेडी काफी ऊपर है उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो और यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो। सो मैं फिलहाल तो टेक्निकली भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, 440 430 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज, और आज का लो आप देखेंगे तो एक्जैक्ट उसी की रेंज में अगर ये ट्रेंड इंटैक्ट रखता है तो 520 तक के लेवल्स एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये रहा। तो एक शेयर और देखिए, फिर मैं कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करूंगा और आपको कुछ खास इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। आईडीबीआई बैंक में देखिए, इस बाज़ार में भी जब हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को, दो स्टॉक्स एक साथ दिखाइए, खास तौर पे आईडीबीआई बैंक दिखाइए और साउथ इंडियन बैंक दिखाइए। जब दिग्गज बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर पे है,
ये दोनों स्टॉक्स में साउथ इंडियन बैंक भी दिखाइए खरीदारी देखने को मिली है। समान तौर पे ना रिटेल स्टॉक्स जो है ना ऐसे शेयरों पे बहुत नज़र बना के चलते हैं। दोनों स्टॉक्स में से कोई शेयर आपको लग रहा है कि चार्ट पे यहाँ पर मजबूत है, खरीदारी करनी चाहिए, या तेजी में बस निकले अभी के लिए? चार्ट तो दोनों के ही मजबूत है, क्योंकि अगर बैंकिंग स्पेस के इतने करेक्शन में भी ये स्टॉक अगर हाइस बना रहे तो ये क्लियर आउट परफॉर्मेंस के साइंस है कि आउट परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर करंट लेवल्स पर अगर एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉसेस काफी बड़े बनते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव, अगर आपने एग्जिस्टिंग पोर्शन ली हुई है लोअर लेवल से तो ट्रेंड को राइड करें, यहाँ पे कोई रिवर्सल के संकेत भी नहीं है। हाँ, अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो अगर आगे चल के कुछ डिप्स मिलते हैं तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। आई थिंक साउथ इंडियन बैंक ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे वॉल्यूम्स ऑफ लेट हुए हैं तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस करने पे है स्टॉक, तो यहाँ पे आई थिंक एक अच्छी तेजी एक्सटेंड होके आप 36 रुपए तक के लेवल्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी छोटे मोटे डिप्स में स्टॉक 30-31 की रेंज में मिलता है तो वहां पे ये स्टॉक को खरीदारी करें। फिर 28.5 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 36 के अराउंड के टारगेट एक्सपेक्ट करें। तो साउथ इंडियन बैंक एक शेयर है जो पसंद आ रहा है, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। अब एक स्टॉक दिखाई हीरो मोटोकॉर्प, हमने देखा एक अच्छी रैली देखने को मिली थी शेयर में, और हीरो मोटोकॉर्प लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक नए लॉन्चेस कर रही है, एक्सपेंसिव अपने जो तमाम विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। युवा ग्राहकों में उनको अपनी पहुंच, क्योंकि आजकल जो है ना युवाओं की सबसे ज़्यादा पहुंच मांग बढ़ती जा रही है, उनके युवा जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं ना वही प्रोडक्ट आजकल बनाने में तमाम कंपनियां जुटी हुई हैं। तो ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प युवा ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ खास योजनाओं पर काम कर रही हैं। कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता से हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने खास बातचीत की, आप सुनिए इसको। हमें हीरो वर्ल्ड 2024 में बहुत सी बातें यहाँ अनाउंस की गई हैं, बाइक दिखाई गई है मैवरिक, और बाकी भी काफ़ी प्लान हैं। निरंजन गुप्ता सीईओ बताएंगे क्या प्लान्स हैं। निरंजन जी, क्या प्लान्स हैं आपके? पहली बात मैवरिक 440 को लेकर, दूसरी जो बाइक आपने लॉन्च किया है उसको लेकर। जो मैवरिक 440 है ये हमने एक मॉडर्न रोडस्टर के हिसाब से लॉन्च करी है, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत बड़ा है और इस सेगमेंट में काफ़ी यंग कस्टमर्स आ रहे हैं। तो उन यंग कस्टमर्स को एक कंफर्टेबल राइड चाहिए, वो साउंड चाहिए, एग्जॉस्ट साउंड जो इस सेगमेंट में जाना जाता है, पर उनको एक मॉडर्न और स्टाइलिश वर्जन भी चाहिए। सो ये हमारी रिसर्च हमारी जब आई तो हमने उसी हिसाब से मॉडर्न रोस्टर को बिल्ड किया है मैवरिक 440। हमारी उम्मीद है कि सारे जो यंग कस्टमर्स हैं उनको ये बहुत अपील करेगी और इसमें एक्चुअली इस सेगमेंट को डिसरप्ट करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्या प्लान है आपके? आप उसमें क्या करने जा रहे हैं? किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम फिस्कल ईयर 25 में हम एक तो मिड सेगमेंट में लॉन्च करेंगे और एक अफोर्डेबल सेगमेंट में लॉन्च करेंगे अपना प्रोडक्ट, प्लस हम B2B सेगमेंट में भी एक प्रोडक्ट लाने की सोच रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात हो गई, प्लस स्टोर्स हम एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे जैसे हीरो 2.0 स्टोर्स एक्सपैंड हो रहे हैं वैसे वैसे वीडा की रीच भी बढ़ेगी। सो एक तरह से वीडा का अगर आप देखें तो एस्पिरेशनल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल 3 A's पे काम कर रहे हैं। एस्पिरेशनल ब्रांड पूरा एस्पिरेशनल रहेगा, एक्सेसिबल ज़्यादा स्टोर्स कर आके, अफोर्डेबल हम बाकी पोर्टफोलियो ला रहे हैं। तो हम बड़े सही तरीके से सोच समझ के हमारी ईवी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। फटाफट जो है बिना देरी किए आप कैनरा बैंक रिजल्ट को देखिए। अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से प्राइमा फेसी तो रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तमाम चाहे एनपीएफ फंड पे देखने को मिले, वहाँ सुधार देखने को मिला है। कंपनी के एनआई देखिए, वहाँ सुधार देखने को मिला। एक बार चार्ट दिखाई शेयर में। कैनरा बैंक को लेकर क्या राय होगी रुचित? रिजल्ट तो प्राइमा फेसी बेहतर देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 440 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 440 के लेवल होल्ड करते हैं तब तक कुछ मेजर प्राइस वाइज करेक्शन नहीं एक्सपेक्टेड है। शायद थोड़ा कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, बट अगर कोई पोजीशंस है तो मेरे हिसाब से 440 के नीचे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। समझते हैं कि इस बाजार में ऑप्शन में क्या ट्रेड किया जा सकता है। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भार्गव जुड़ चुके हैं। अक्षय, पुट कॉल शेयर इंडेक्स कहाँ नजरिया है इसके लिए? जी, जो स्टॉक आज हमने चुना है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए, स्टॉक का नाम है संवर्धना मदरसन। स्टॉक का भाव है करीबन 109 के आसपास और प्राइस प्रोजेक्शन है कि हमारा फरवरी महीने में आपको ऊपर में 115 से 120 का टारगेट आपको दिख जाएगा। तो उसके चलते स्ट्रैटेजी बनेगी फरवरी सीरीज में आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनानी है, जहां पे आपको फरवरी सीरीज की 110 की कॉल खरीदनी है, करीबन 6 रुपए के आसपास प्रीमियम ट्रेड हो रही है। इसके सामने आपको 125 की कॉल बेचनी है जो करीबन 2 रुपए में ट्रेड हो रही है। तो नेट नेट आपका कॉस्टिंग ये स्ट्रैटेजी में बनेगा 4 रुपए का। ये स्ट्रैटेजी में आप एक फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट बना के चले 14,000 का और एक लॉस बना के चले आप 6,500 का एक स्टॉप लॉस बना के चले। तो एक पॉजिटिव व्यू बना के चल रहा हूँ। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनेगा मदरसन सुमी में फरवरी सीरीज के लिए।
तो संवर्धन मदरसन एक शेयर जो अक्षय को लगता है कि यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है, इसलिए उन्होंने बुल कॉल स्ट्रेटजी बनाई है। इसमें एक कॉल को खरीदते हैं और एक कॉल को बेचते हैं। 110 की कॉल खरीदनी है आपको, याद रखिएगा, फरवरी से इसके लिए खरीदनी है, और 125 की कॉल आपको बेचना है। इसमें आप जो भी ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा और थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। शुक्रिया अक्षय, ये ऑप्शन के चैंपियन शेयर आपको बताने के लिए। तो हमने कैश के शेयरों की बात कर ली, उस पर हमने जो है राय ली रुचित जैन से, हमने ऑप्शन की बात की। अब थोड़े निवेश की बात करते हैं, बात मिड कैप के महारथी शेयर की करते हैं। आस्था आपके तरफ से नमस्कार, आपके तरफ से कौन सा बतौर मिड कैप के महारथी शेयर होंगे? काफ़ी दिनों के बाद आपने समय दिया है लेकिन स्वदेश को खासतौर पर महारथी शेयर बताने के लिए। नमस्कार मनीष जी। जी बिल्कुल, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। देखिए, दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। सबसे पहले तो रहेगा JSW एनर्जी। सबसे पहले टारगेट देना चाहूंगी, 530 रुपए का टारगेट रहेगा। समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। JSW एनर्जी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पावर सेक्टर में अभी कितनी तेजी बनी हुई है और जिस तरह के नतीजे इस काउंटर ने दिखाए हैं, 65% की ग्रोथ Q3 ऑफ FY24 में जो आई है और बॉटम लाइन में वो बेहद शानदार है। सो JSW एनर्जी के ऐसा काउंटर है, मुझे लगता है कि एक बढ़िया ये रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। इनिशियल टारगेट है इसमें हम 530 का रख के चल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक पसंद आता है मिड कैप के महारथी में, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो अगेन वैसे तो बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ी धीमापन दिखा रहा है, लेकिन ये काउंटर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बढ़िया और शानदार नतीजे इस काउंटर ने दिखाए हैं। सबसे पहले टारगेट की बात करूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो टारगेट रहेगा 57 से 58 रुपए का। समय सीमा इसमें 1 से 2 महीने रहेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जिस तरह के नतीजे आए थे, हमने देखा असेट क्वालिटी में बहुत बढ़िया यहाँ पे एक सुधार देखने को मिला। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। प्रोविजन कवरेज इन्होंने बढ़ाया है, उसके बावजूद यहाँ बढ़िया हमें मार्जिन भी देखने को मिल रहे हैं और बॉटम लाइन भी देखने को मिली है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में भी ये बढ़िया 2% की तेजी दिखा रहा है। सो इस काउंटर पे भी नजर बनाई जा सकती है 57 से 58 के लक्ष्य के लिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीदारी करने के सलाह 57 से 58 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिलेगा। आस्था की यही खासियत है, वो कुछ शेयर 1 से 2 महीने के लिए, कुछ 6 से 7 महीने के लिए, कुछ 12 महीने के लिए बताती है, लेकिन आज जो उन्होंने शेयर बताया ना वो 1 से 2 महीने के लिए बताया। 57 से 58 रुपये के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करने की सलाह है। दूसरा शेयर भी दिखाई, JSW एनर्जी दूसरा शेयर है ना, इसमें उनको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। तो आस्था की तरफ से 2 शेयर आपको बतौर मिड कैप के महारथी शेयर बताया। एक बार JSW एनर्जी भी दिखाई, क्या टारगेट है उसका 1 से 2 महीने के लिए। JSW एनर्जी में उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। आस्था, आपका शुक्रिया, आपने मिड कैप का महारथी शेयर बताया और दोनों शेयरों पे अपने जानकारी दी। अब फटाफट चलते हैं अपने सहयोगी अंकुर के पास। FPI को लेकर कुछ खबरें आई हैं, क्या ये खबरें बाजार पे बहुत असर डालेंगी, समझते हैं अंकुर से। अंकुर, क्या है पूरी खबर? जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि FPIs को किसी तरीके की कोई डेडलाइन नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो उन्हें इमीडिएटली अपनी जो होल्डिंग्स हैं भारत में वो उन्हें लिक्विडेट करनी पड़े। आपको हम याद दिला दें कि सेबी पिछले साल नए नियमों को लेकर आया था जिसमें FPI से एडिशनल डिस्क्लोजर मांगा गया था। ये 2 कैटेगरीज मेजरली थी। पहली तो वो जहां पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आप डिटेल्स दीजिए, और दूसरा जो 50% से ज्यादा एक ही ग्रुप पे है। तो अब यहां पर उस समय एस्टिमेशन किया गया था कि करीब 2.6 लाख करोड़ का जो एस्टिमेट है वो इन नॉर्म्स का इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अभी का जो सेबी का एस्टिमेट है, जो कई सारे एग्जम्पशंस देने के बाद, रियायतें देने के बाद, वो काफी कम हो सकता है जो पिछला जो एस्टिमेट था 2.6 लाख करोड़ का। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अगर हम डेडलाइंस की बात करें तो नियमों के मुताबिक जनवरी के एंड तक तो उनको ये डिस्क्लोज करने का है ही डेडलाइन। उसके अलावा भी 10 से लेके 30 दिन तक सेबी के पास जा सकते हैं, जो नियम है उनके तहत ही। और उसके अलावा अगर मान लीजिए वो इस कैटेगरी में पड़ते भी हैं
तो भी करीब करीब फरवरी के बाद 6 महीने और हैं एफपीआईज के पास ये जो होल्डिंग्स हैं उनको लिक्विडेट अगर करना पड़े नियमों को मीट करने के लिए। तो ऑल इन ऑल मार्केट्स में जो थोड़ा सा पैनिक चल रहा था कि बिकवाली इस वजह से आ रही है क्योंकि एफपीआईज सेबी के नियमों की वजह से बेच रहे हैं, तो सूत्र में यही बता रहे हैं कि उस तरीके की ना तो कोई डेडलाइन है ना ही कोई डेटा है, क्योंकि सेबी का तो यही मानना है कि वो एस्टिमेट भी काफी कम है। अंकुर, आपका विशेष तौर पे शुक्रिया एक ऐसी खबर पे क्लैरिटी देने के लिए कि कोई पैनिक जैसी बात नहीं है, इसका कोई खास असर होने वाला नहीं है। रुचित, आपका भी शुक्रिया, तमाम शेयरों पे आपने फटाफट अंदाज में चर्चा की। मिर्च का मसाला में आज के लिए इतना है।